नमस्कार दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मास्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। विश्लेषण के आधार पर परिच्छेद के प्रकार के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे SWOT विश्लेषण। SWOT विश्लेषण, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ऐसे परिच्छेद किसी परियोजना, व्यवसाय या संगठन के मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। तो आज मैं ऐसा ही एक परिच्छेद प्रीवियस ईयर से लेकर आया हूं। ये इंग्लिश में भी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए परिच्छेद पर आता है। परिच्छेद में लेखक कह रहा है कि आसन्न भविष्य में हम कई नई प्रौद्योगिकियां, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोट विज्ञान, रोबोटिक्स, 3D विनिर्माण, ग्राहकों की मांग के अनुसार निर्मित जैविक एवं औषधीय उत्पादों, घातक स्वचालित शस्त्रों एवं चालक रहित कारों का बढ़ता पण्यकरण, कमोडिफिकेशन देखेंगे। व्यवसायीकरण, पण्यकरण, कमोडिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। तो लेखक क्या कह रहा है कि आसन्न भविष्य में, मतलब निकट भविष्य में, जो नई प्रौद्योगिकियां हैं उनका कमोडिफिकेशन। अब देखो, नई प्रौद्योगिकियों में बहुत सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। इसे ध्यान रखने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस हम क्या जान रहे हैं, नई प्रौद्योगिकियां। और हम क्या देखेंगे इसके बारे में, कमोडिफिकेशन देखेंगे। बस इतनी सी बात लेखक कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे विकट समस्या उत्पन्न होगी। किससे? आसन्न भविष्य में जो नई प्रौद्योगिकियां हैं उसके कमोडिफिकेशन से समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेखक ऐसा कह रहा है। तो आगे लेखक स्पष्ट करेगा कि किस प्रकार की समस्या। ठीक है। तो जो भाषा यहाँ उपयोग की गई है कि इससे विकट समस्या उत्पन्न होगी, इसी से पता चलता है कि लेखक आगे समस्या की बात करेगा कि किस प्रकार की समस्या। इस नैतिक प्रश्न पर प्रायः विचार किया गया है कि चालक रहित कार नियम न मानने वाले पदातिक जेवॉकर को टक्कर मारने एवं अचानक एक ओर मुड़कर कार को क्षतिग्रस्त करने के बीच में निर्णय कैसे लेगी। अब यह प्रश्न उठता है कि जो चालक रहित कार है वो आखिर कैसे निर्णय लेगी कि अगर कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति जो नियम का पालन नहीं कर रहा, अगर उसको टक्कर मार दे अगर कार, या फिर अचानक मुड़ के खुद को क्षतिग्रस्त कर ले, तो ऐसे समय वो निर्णय कैसे लेगी। ये एक प्रश्न उठता है जो एक नैतिक और व्यवहारिक प्रश्न है। अब लेखक कह रहा है आगे कि इसका उत्तर दोनों है। सरल, मानव जीवन को बचाना। सरल उत्तर है कि मानव जीवन को बचाने के लिए अचानक से एक और मुड़ा और अपने आप को क्षतिग्रस्त कर दिया। दूसरा जटिल भी, और क्या है, और जटिल भी। तो दो उत्तर बता रहा है लेखक। एक तो सरल है, सिंपल, कि मानव जीवन को बचाना, और दूसरा जटिल भी है। कितने कोण पर कार को मोड़ना चाहिए? क्या केवल उस नियम को ना मानने वाले पदातिक को बचाने भर, या उससे अधिक? कितने पे मोड़ना चाहिए? इतना ही मोड़ना चाहिए कि बस वो जो व्यक्ति है जो नियम नहीं मान रहा है उसको बस बचा लिया जाए, या फिर उससे ज्यादा कम। ठीक है। यदि चालक रहित कार डबलिन में होगी तो निर्णय कौन करेगा? ये देखो प्रश्न, यही प्रश्न उठ रहा है नई प्रौद्योगिकियों के साथ। प्रश्न कर रहा है लेखक कि यदि चालक रहित कार डबलिन में होगी तो निर्णय कौन करेगा? अगर हम स्वाभाविक रूप से देखें तो डबलिन ही करेगा। उसका निर्णय आयरिश सरकार करेगी या कैलिफोर्निया में मौजूद कार का मूल कूट लेखक करेगा? अब लेखक कह रहा है कि कौन करेगा? कैलिफोर्निया करेगा, आयरिश सरकार करेगी निर्णय, या फिर कैलिफोर्निया में मौजूद कार का मूल कूट लेखक, जिसने कार का कूट लेखन किया है वो कैलिफोर्निया में है, तो वो करेगा या आयरिश सरकार करेगी, या फिर हैदराबाद में मौजूद वह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर करेगा जिसे कार का अनुरक्षण कार्य सौंपा गया। अब देखो तीसरा पर्सन कहां बैठा है? हैदराबाद में बैठा है। तो
लेखक कह रहा है कि क्या वह करेगा निर्णय? यदि भिन्न भिन्न राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में मानव जीवन को प्राथमिकता देने के बारे में भिन्न भिन्न सूक्ष्म नियम फाइन प्रिंट होंगे, तो यह पराराष्ट्रीय ट्रांसनेशनल निर्णयों सहित बीमा एवं निवेश संबंधी निर्णय को किस तरह प्रभावित करेगा? बस लेखक कुछ सवालों के जवाब चाहता है। सवाल किससे संबंधित है? आसन्न भविष्य में जो नई प्रौद्योगिकियां हैं उसके पढ़ने के कारण, कमोडिफिकेशन के कारण जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, वही सवाल लेखक कर रहा है कि भाई निर्णय कौन लेगा? क्यों? क्योंकि जो नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं उसका कूट लेखन कोई और कर रहा है, ठीक है, वो यूज कहीं और हो रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो है किसी और देश से है, तो यह निर्णय कौन करेगा भाई? ये समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है और कब उत्पन्न हो रही है? ये समस्या उत्पन्न हो रही है नई प्रौद्योगिकियों के कमोडिफिकेशन से। तो सवाल है लेखक के मन में, कोई निर्णय कौन करेगा? समझ गए? बस इतना ही है। ये कॉम्प्रिहेंशन बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें दी गई है। आपने देखा ना कि नई प्रौद्योगिकियों के बारे में बता रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट विज्ञान, 3D विनिर्माण, बहुत सारी नई प्रौद्योगिकियों के बारे में बता रहा है। तो इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझिए कि नई प्रौद्योगिकी के बारे में ये बात कर रहा है। ये है तरीका कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने का, समझने का। हर एक लाइन, हर एक वर्ड को समझने की जरूरत नहीं होती है, हमें मीनिंग देखना होता है कि लेखक क्या कह रहा है एक्चुअली में। ठीक है, अब चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं हम कम शब्दों में, तो हमें और भी समझ में आ जाएगा कि लेखक क्या कह रहा है। यह परिच्छेद नई प्रौद्योगिकियों, विशेषकर ड्राइवरलेस कारों से उत्पन्न नैतिक और कानूनी चुनौतियों पर केंद्रित है। इसमें दिखाया गया है कि निर्णय निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्थानीय सरकार की, निर्माता या सॉफ्टवेयर डेवलपर, और भिन्न देशों के अलग अलग नियम कैसे विश्व स्तर पर बीमा, निवेश, दायित्वों से जुड़े निर्णय को जटिल बना देंगे, है ना? क्योंकि हर एक चीज का हम लोग आजकल बीमा कराते हैं। जो आप कार निकालते हैं उसकी भी बीमा होती है, मकान बनाते हैं उसका भी बीमा होता है। तो निर्णय से संबंधित यहाँ पे चुनौती है जिसको लेखक उद्घाटित कर रहा है। अब इसके विषय और विचार को देख लेते हैं। विषय मतलब किसकी बात की गई? किसकी बात की गई? तो यहाँ पे बात की गई है तकनीकी प्रगति के साथ जुड़ी नैतिक और कानूनी समस्याएं। तकनीकी प्रगति के साथ जुड़ी जो नैतिक और कानूनी समस्या है उसकी बात की गई है। अब देखते हैं विचार, मतलब क्या बात की गई, इस विषय के बारे में क्या बात की गई। तो बात यह की गई है कि नई तकनीकी प्रगति के व्यवसायीकरण ने उत्पन्न होने वाली नैतिक और कानूनी समस्याओं के बारे में निर्णय लेने के दायित्व को विशेष क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर कर दिया है। प्रॉब्लम यही तो है कि निर्णय कौन लेगा? यहाँ पर किसी एक का विशेष क्षेत्राधिकार नहीं है, ना ही आयरिश सरकार की, ना ही भारत सरकार की, है ना ही कैलिफोर्निया। बात समझ रहे हैं? तो यही तो मुद्दा है। तो विचार समझ गए। अब चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, विवेकपूर्ण, युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक निहितार्थ बताना है आपको। 5 स्टेटमेंट दिया गया है। अब इन पांचों में आपको चेक करना है कि कौन सा विवेकपूर्ण, युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक निहितार्थ है। और एबीक्यू मेथड कैसे काम करता है कि आपको विचार जान लेना है, जो कि हम जान चुके हैं कि परिच्छेद का विचार क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, लेखक का विचार क्या है। अब हम उस विचार को ढूंढेंगे। एक बार फिर से विचार देख लो, विचार यहाँ एक बार फिर से देख लो। नई तकनीकी प्रगति के व्यवसायीकरण ने उत्पन्न होने वाली नैतिक और कानूनी समस्याओं के बारे में निर्णय लेने के दायित्व को विशेष क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर कर दिया है। अब हम ढूंढते हैं इस विचार को, कहां है ये विचार। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अत्यधिक वैश्वीकरण किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है कि अत्यधिक वैश्वीकरण किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। तो यहाँ पर लेखक बस प्रश्न उठा रहा है। अब इस प्रश्न का तो उत्तर भी नहीं मिला और लेखक वैश्वीकरण हित में है या नहीं है इसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेखक तो बात कर रहा है नई प्रौद्योगिकी के कमोडिफिकेशन से उत्पन्न होने वाले कुछ नैतिक और कानूनी सवाल के
उत्तर जानने का प्रयास कर रहा है लेखक। तो वो बात तो यहाँ है नहीं। चलो ठीक है, मेन बात कह रहा है लेखक कि क्षेत्राधिकार किसका है, विशेष क्षेत्राधिकार किसका है, प्रश्न तो यही उठ रहा है। तो क्या स्टेटमेंट 1 विशेष क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसको बाहर कर दीजिए, ये गलत है। अगर इस आधार पे हम देखें तो आप देखिए यहाँ पे ए में 1 है, ऑप्शन ए में 1 है तो गलत हो गया। बी में क्या है? 1 है, ये भी गलत हो गया। सी में 1 नहीं है, डी में 1 है तो डी भी गलत हो गया। आंसर तो आपका वैसे भी आ गया है, सी है आंसर इसका। फिर भी हम देख लेंगे कि सी में क्या है, 2, 3 एंड 5। तो देखते हैं 2, 3 एंड 5 सही है या नहीं, इसमें विचार लेखक का मिल रहा है या नहीं। तो देखिए, आधुनिक प्रौद्योगिकियां आर्थिक सीमाओं को तेजी से मिटा रही हैं, बिल्कुल सही बात है। कूट लेखन कहीं और हो रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कहीं और हो रही है, कार कहीं और चल रही है। तो इन्होंने आर्थिक सीमा को तेजी से मिटा दिया, तभी तो यह प्रश्न खड़ा हो रहा है ना कि विशेष क्षेत्राधिकार, निर्णय लेने का विशेष क्षेत्राधिकार आखिर किसका है। लेखक असमंजस में है, तो बात सही है, विचार यहाँ पे लेखक का मिल गया तो होगा इसका, 2 सही है। अब तीसरा देखिए, नवाचार और पूंजी ने राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है, तभी तो प्रश्न उठ रहा है भाई। नवाचार, जो हम नई प्रौद्योगिकियां देख रहे हैं, नवाचार ही है। और पूंजी ने, पूंजी भी अलग अलग जगह से आ रही है ना, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, सबका इंटरेस्ट है। तो इससे क्या हो गया एक्चुअली में कि राज्य का जो क्षेत्राधिकार है, अधिकार क्षेत्र, उसका अतिक्रमण हो गया। फैसला नहीं किया जा सक रहा है यहाँ पर कि कौन अंतिम निर्णय लेगा। तो विचार वही है जो हमने विचार देखा, वो विचार स्टेटमेंट 3 में भी है, तो ये सही है। अब 4 देखते हैं। प्रत्येक देश की सार्वजनिक नीति अपनी निजी आपूर्ति श्रृंखलाओं, सप्लाई चेन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। लेखक ऐसा कोई समाधान तो दे ही नहीं रहा, लेखक तो बस प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि वो असमंजस में है कि विशेषाधिकार किसका है। वो किसी प्रकार का कोई भी समाधान नहीं दे रहा, और हमें लेखक का विचार स्टेटमेंट 4 में नहीं मिल रहा है, तो स्टेटमेंट 4 गलत हो गया। 5 देखते हैं सही है या नहीं। भू राजनीति को कई अस्पष्टताओं और अनिश्चितताओं का निराकरण करना होगा, बिल्कुल करना होगा, कई, जिसमें से एक की बात लेखक यहाँ पे कर रहा है। नई प्रौद्योगिकियों के कमोडिफिकेशन से उत्पन्न नैतिक और कानूनी चिंता जो है, नैतिक और कानूनी प्रश्न जो उठ रहे हैं, उसका निराकरण करना होगा, वही बात कह रहा है लेखक। तो हाँ, इसमें भी लेखक का विचार है, इसलिए इसका सही स्टेटमेंट कौन कौन सा है, 2, 3 एंड 5, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया कि एक, जब हमें पता है कि इसमें लेखक का विचार नहीं है, तो आप देख लीजिए कि एक स्टेटमेंट 1 किस किस ऑप्शन में, उसको गलत कर दीजिए। देख रहे हैं कि यूपीएससी कितना सरल बना देती है ऑप्शन को। बस आप जो विद्यार्थी हैं वो अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते, जिस वजह से गलतियां होती हैं, और अभी तक आपको परिच्छेद को हल करने का जो सही तरीका है वो भी तो नहीं मिला था, लेकिन अब मिल रहा है एबीक्यू मेथड के रूप में। तो मेरे साथ बने रहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रकार का परिच्छेद लेके आएंगे और फिर हम उसे भी समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।